हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो हमने जीएसटी में ई वे बिल चैप्टर शुरू किया था। ई वे बिल चैप्टर में हमने कुछ बातें की कि ई वे बिल के प्रोविजंस 1 अप्रैल 2018 से इफेक्टिव हुए। 1 अप्रैल 2018 से वो इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए अप्लीकेबल हुए और बाद में इंट्रा स्टेट मूवमेंट के लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट से अप्लीकेबल हुए। तो ई वे बिल आपको जनरेट करना पड़ता है, चाहे आप इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हो चाहे इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हो। फिर हमने बात की कि ई वे बिल जो जनरेट किया जाता है उसका फॉर्म है EWB-01। उसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए रजिस्टर्ड सप्लायर या रजिस्टर्ड रेसिपिएंट फिल करेगा या कंसाइनर या कंसाइनी फिल करेगा। पार्ट बी के अंदर ट्रांसपोर्ट डिटेल होती है। ट्रांसपोर्ट डिटेल मतलब बिल्टी नंबर और व्हीकल नंबर होता है। तो हमने बोला पार्ट बी के अंदर ट्रांसपोर्ट डिटेल होती है। इन जनरल गवर्नमेंट मान के चलती है कि ये ट्रांसपोर्ट डिटेल ट्रांसपोर्टर फिलअप करे, लेकिन प्रैक्टिकली ट्रांसपोर्टर इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो वो पार्ट बी भी रजिस्टर्ड सप्लायर या रजिस्टर्ड रेसिपिएंट या रजिस्टर्ड कंसाइनर या रजिस्टर्ड कंसाइनी ही फिल कर लेते हैं। फिर हमने पढ़ा कि चैप्टर का ई वे बिल चैप्टर का इनेबलिंग सेक्शन तो है सेक्शन 68 ऑफ CGST एक्ट, और रूल्स अप्लीकेबल कौन से हैं CGST रूल्स का 138 रूल 138 A B C D E। तो इतने रूल्स अप्लीकेबल हैं और ये प्रोविज़न अप्लीकेबल हुए, हमने बात कर ली 1 अप्रैल 2018 से। फिर हमने बात की ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है अगर गुड्स की कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 को एक्सीड करती है। कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब क्या है? कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब है अलग अलग लोग अपना माल भेज रहे हैं, हर कोई अपना माल अलग अलग बुक करा रहा है, तो इंडिविजुअली देखेंगे हर किसी के गुड्स की कंसाइनमेंट वैल्यू अगर 50,000 को एक्सीड करे तो ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। इसका मतलब ट्रांसपोर्टर के पास माल बुकिंग के लिए आ रहा है, कुछ सप्लायर ऐसे हैं जिनके गुड्स की कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा नहीं है, तो उनका ई वे बिल जनरेट नहीं होगा, और कुछ सप्लायर ऐसे हैं जिनके गुड्स की कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो उनका ई वे बिल जनरेट होगा। ठीक है, और अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 को एक्सीड नहीं करती तो ई वे बिल जनरेट कराना ऑप्शनल है। फिर हमने बात की थी कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होगी। कंसाइनमेंट वैल्यू वो सेक्शन 15 वाली ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, लेकिन उसके अंदर जीएसटी इंक्लूड होगा। हालांकि हमने ट्रांजैक्शन वैल्यू की डेफिनेशन के अंदर समझा था कि जीएसटी एक्सक्लूड होता है, लेकिन यहाँ पर कंसाइनमेंट वैल्यू के लिए जीएसटी को इंक्लूड किया जाएगा और एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू को एक्सक्लूड किया जाएगा। इसका हमने क्वेश्चन भी कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने समझा था कि एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू को हटाकर हमने कंसाइनमेंट वैल्यू कैलकुलेट की थी। फिर हमने बात की कुछ सिचुएशन में ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी होगा, भले ही कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा नहीं है। वो केस क्या था? प्रिंसिपल एक स्टेट का है, जॉब वर्कर दूसरे एजेंट का है, दूसरे स्टेट का है। प्रिंसिपल एक स्टेट का, जॉब वर्कर दूसरे स्टेट का, तो इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स जब भी होगा प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर या जॉब वर्कर टू प्रिंसिपल, तो ई वे बिल जनरेट कराना मैंडेटरी है, भले ही कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 को एक्सीड नहीं कर रही है। दूसरा केस, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं, उनका इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, तो उस केस में भी ई वे बिल जनरेट कराना मैंडेटरी है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। दोनों ही इंटर स्टेट, दोनों ही केस में क्या हो रहा है? इंटर स्टेट
ट्रांसफ़र हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो ई वे बिल जनरेट कराना मैंडेटरी है। ऐसी हम बात कर चुके थे। फिर हमने बात की थी ई वे बिल EWB01 में जनरेट होगा और उसके दो पार्ट होंगे। पार्ट ए रजिस्टर्ड पर्सन जनरेट करेगा। मैंने बोला हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स का क्या मतलब है? देखिए प्रैक्टिकली कई बार क्या होता है, सप्लायर रजिस्टर्ड है, वो दूसरे स्टेट में मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहा है। जो भी इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स दूसरे स्टेट में करता है वो तो रजिस्टर्ड होता है, तो सप्लायर रजिस्टर्ड है, ठीक है। और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है मान लो। फॉर एग्जाम्पल मैं रेसिपिएंट हूं, मैं गुजरात से माल मंगा रहा हूं तो सप्लायर जो है उधर का रजिस्टर्ड होगा ही, कारण वो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है। वो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है तो वो रजिस्टर्ड है ही है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इंटर स्टेट सप्लाई करने वालों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना होता है सेक्शन 24, और मैं इधर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड हूं, ठीक है। तो इन जनरल कौन जनरेट कराएगा ई वे बिल? वो रजिस्टर्ड सप्लायर कराएगा ई वे बिल जनरेट। लेकिन फॉर एग्जाम्पल रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, मैं रजिस्टर्ड हूं, सपोज मैं रेसिपिएंट हूं, मैं गुजरात से माल मंगवा रहा हूं, तो मैं रजिस्टर्ड हूं, मैं रेसिपिएंट हूं, क्या मैं भी ई वे बिल जनरेट करवा सकता हूं माल मंगाने के लिए? हाँ, मैं भी करा सकता हूं। तो सप्लायर और रेसिपिएंट जो भी रजिस्टर्ड है वो ई वे बिल जनरेट करा सकता है, ठीक है। लेकिन सप्लायर और रेसिपिएंट जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब सप्लाई का ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन मैंने बोला सप्लाई का ट्रांजैक्शन होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। अदर देन द रीजन ऑफ सप्लाई भी ई वे बिल जनरेट होता है। जहां पर भी गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है आपको ई वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा। जैसे जॉब वर्कर को माल रवाना हो रहा है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल का मामला है, तो उस सिचुएशन में हम सप्लायर रेसिपिएंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम वर्ड यूज करेंगे कंसाइनर कंसाइनी। तो कंसाइनर कंसाइनी रजिस्टर्ड हो तो उनको ई वे बिल जनरेट करना होगा, ठीक है। हम कुछ केसेस में समझेंगे कि ट्रांसपोर्टर भी कुछ केस में ई वे बिल जनरेट करा सकता है, ठीक है। अब उसमें पार्ट ए पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट ए तो रजिस्टर्ड पर्सन को ही फिल करना होगा। पार्ट बी फिल करने की जिम्मेदारी हालांकि ट्रांसपोर्टर की है, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन भी कुछ केस में ट्रांसपोर्टर वाली डिटेल फिल कर लेता है। और ई वे बिल जनरेट तभी होता है जब पार्ट ए पार्ट बी दोनों कंप्लीट हो। पार्ट ए पार्ट बी दोनों कंप्लीट होने पर ई वे बिल जनरेट होता है और एक ईबीएन नंबर आता है, ईबीएन। फिर हमने बात की थी बिल्ड टू शिप टू मॉडल के केस में, मैंने ये एग्जांपल दिया था कि श्याम भी ई वे बिल जनरेट करा सकता है और राम भी ई वे बिल जनरेट करा सकता है। अभी थोड़ी देर मैंने बोला था रेसिपिएंट भी ई वे बिल जनरेट करा सकता है। अब इस केस में देखो जुबिन रेसिपिएंट है, जुबिन रेसिपिएंट है, लेकिन वो ई वे बिल जनरेट नहीं करा पाएगा। बिल्ड टू शिप टू मॉडल के केस में सिर्फ राम और श्याम ही ई वे बिल जनरेट करा पाएंगे। अब नई बात समझते हैं। ई वे बिल तो ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है किन केसेस में और कौन जनरेट कराएगा, ये बात समझते हैं। अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय रोड, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय रोड, तो रजिस्टर्ड पर्सन जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट ऑफ गुड्स शुरू कर रहा है वो चाहे कंसाइनर हो चाहे कंसाइनी हो, कंसाइनर कंसाइनी कोई भी हो, बट वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। और गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय रोड, तो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे भी हो सकता है, खुद के ओन कन्वेंस में भी हो सकता है, हायर्ड कन्वेंस के थ्रू भी किया जा सकता है और पब्लिक कन्वेंस के थ्रू भी किया जा सकता है। ई वे बिल जनरेट इस केस में किसको कराना होगा? जब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय रोड, तो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन अगर बाय रोड हो रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन को ई वे बिल जनरेट कराना होगा।
पार्ट ए वो फिलअप कर देगा। अब सवाल पैदा होता है, क्या पार्ट बी भी वो रजिस्टर्ड पर्सन फिल कर सकता है या नहीं? तो यहाँ पर दे रखा है यस, रजिस्टर्ड पर्सन भी पार्ट बी की डिटेल फिल कर सकता है अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय रोड। ठीक है, तो देखिए इस केस में ट्रांसपोर्टर फ्री हो गया। वैसे पार्ट बी की डिटेल ट्रांसपोर्टर को फिल करनी चाहिए, लेकिन इस केस में रजिस्टर्ड पर्सन ही पार्ट बी की डिटेल फिल कर देगा। फिर दूसरा केस, अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय रेलवेज, एयर और वेसल, इसको हम बोल देते हैं रेलवे, एयरक्राफ्ट और वेसल के थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है राव। रेलवे, एयरक्राफ्ट, वेसल के थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम दो एक्सेप्शनल बातें समझेंगे। अभी तक हमने क्या समझा कि गुड ई-वे बिल आपको जनरेट कब करना होगा? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, पहले ही जनरेट करना होगा। लेकिन यहाँ पर दो बातें लिखी हैं, इन केसेस में जब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन रेलवे, एयरक्राफ्ट और वेसल के थ्रू हो रहा है, तो उन सिचुएशन में ये ई-वे बिल जनरेट पहले भी हो सकता है और इवन बाद में भी हो सकता है। तो खास बात ये हुई कि बाद में भी आपने मूवमेंट ऑफ गुड्स शुरू कर दिया, उसके बाद भी आप ई-वे बिल जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इन जनरल तो बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स ही होता है ई-वे बिल जनरेट, लेकिन इन सिचुएशन में आप आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स भी ई-वे बिल जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, जब रेलवे में आप रेलवे के थ्रू माल भेजते हो तो गुड्स तो सारा चेक होता है। बस उसमें यह बोला गया कि इन सिचुएशन में आप ई-वे बिल बाद में जनरेट कर सकते हो। आपने बिल तो बनाया ही है, बिल के साथ माल जाएगा। बिल में क्या डिटेल है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स क्या है, क्वांटिटी क्या है, रेलवे वाले आपसे गुड्स लेते वक्त चेक तो करेंगे ही। बस ये फैसिलिटी दे दी, इनवॉइस तो आप पहले ही दे चुके हो, ई-वे बिल आप जनरेट बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। वैसे तो ई-वे बिल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स ही जनरेट करना होगा, लेकिन इस सिचुएशन में आप बाद में भी गुड्स का मूवमेंट शुरू होने के बाद में भी ई-वे बिल जनरेट कर सकते हो। अब ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं कि बाद में भी कर सकते हो? देखिए, मैं कई बार रेलवे, एयरक्राफ्ट और वेसल के केस में आपको जो बिल्टी मिलती है, एयरक्राफ्ट के केस में जो एयर रिसिप्ट मिलती है, उस पर आपको व्हीकल का नंबर बाद में पता पड़ता है। अब जब व्हीकल का नंबर बाद में पता पड़ेगा तो आप गुड्स का मूवमेंट शुरू करने से पहले ई-वे बिल कैसे जनरेट कर सकते हो? इसलिए इस केस में आपको बाद में अगर अपडेट होता है व्हीकल नंबर, तो इसलिए बोला गया इन केसेस में आप ई-वे बिल बाद में भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब एक खास बात, बट वो सिर्फ रेलवे के केस में एप्लीकेबल है। क्या बात पढ़ने जा रहे हैं? देखिए, यहाँ से मैं जोधपुर से माल रवाना कर रहा हूँ और जो कंसाइनी है वो जयपुर में वो माल रिसीव करेगा। तो जब वो माल रेलवे स्टेशन पर छुड़ाने आएगा, तो उसको कॉपी दिखानी पड़ेगी, ई-वे बिल की कॉपी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, ई-वे बिल दिखाने पर ही उसको गुड्स रिलीज किया जाएगा। ठीक है, लेकिन रेलवे के केस में एक्सेप्शन है कि वो ई-वे बिल प्रोड्यूस ना भी करे और वो माल छुड़ाने आया है, ई-वे बिल प्रोड्यूस ना भी करे तो भी उसको गुड्स रिलीज कर दिया जाएगा। क्यों? रेलवे के पास स्पेस की लिमिटेशन है या नहीं? यहां पर देखिए क्या क्या बोल रहे हैं, रेलवे वाले गुड्स रिलीज नहीं करेंगे जब तक कि ई-वे बिल प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, तो देखिए, अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय रेलवेज, तो रेलवे शेल नॉट डिलीवर द गुड्स, रेलवे वाले माल रिलीज नहीं करेंगे अनलेस ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड इज प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जो भी माल छुड़ाने आया है वो ई-वे बिल प्रोड्यूस करे, दिखाए, तो ही उसको माल रिलीज किया जाएगा, तब तक वो माल रिलीज नहीं करेंगे।
ठीक है, तो इसका मतलब रेलवे के केस में माल छुड़ाने के लिए ई वे बिल पहले प्रोड्यूस करना जरूरी है, तभी माल आप रिलीज करा पाओगे। लेकिन रेलवे के अलावा और क्या चीजें, एयर और वेसल, एयर और वेसल के केस में आप बगैर ई वे बिल दिखाए भी माल छुड़वा कर ले जा सकते हो। एयर और वेसल के केस में आपने ई वे बिल, जो माल छुड़ाने आया है वो ई वे बिल कॉपी दिखाई नहीं रहा है, तो भी वो माल छुड़वा कर ले जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एयरक्राफ्ट और वेसल के केस में उनके पास स्पेस लिमिटेड है, इसलिए वो माल रोक के नहीं रखेंगे कि ई वे बिल आप दे नहीं रहे हो तो हम माल कैसे दें। वो आपका गुड्स रोक के नहीं रखेंगे क्योंकि उनके पास स्पेस की लिमिटेशन है। लेकिन रेलवे वाले तब तक आपका माल रिलीज नहीं करेंगे जब तक जो माल छुड़ाने आया है वो ई वे बिल की कॉपी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है, अब तीसरा केस, हाँ, इनका कहना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अलग अलग तरीके से हुआ। ओरिजिन से माल रवाना हुआ डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, बीच में बार बार मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बदला गया। पहले थोड़ा रूट पर वो रोड पर चला माल, फिर वेसल में, फिर एयरक्राफ्ट में, और फिर दोबारा रोड पर। इसका मतलब ओरिजिन से लेकर डेस्टिनेशन तक 3 बार मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज हुआ, 3-4 बार मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज हुआ। तो उस केस में क्या होगा आगे हम पढ़ेंगे। उस केस में आप एक एजेंट को बुक कर देते हो, वो आगे माल घुमाता रहता है, आगे वो कैसे भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करे। अब एक सवाल, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने ई वे बिल जनरेट नहीं किया तो क्या ट्रांसपोर्टर भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो ट्रांसपोर्टर अपना पार्ट बी तो फिलअप कर ही सकता है, लेकिन मेरा सवाल यह है क्या ट्रांसपोर्टर पार्ट ए की भी डिटेल खुद ही फिलअप कर सकता है या नहीं? ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय रोड। उस केस में ही ट्रांसपोर्टर पार्ट ए वाली सारी डिटेल खुद फिलअप कर लेगा, पार्ट बी तो उसको ही फिलअप करना है। तो तीसरी बात हम समझने जा रहे हैं, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने ई वे बिल जनरेट नहीं कराया और गुड्स ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर हुआ, और अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय रोड, तो उस सिचुएशन में रजिस्टर्ड पर्सन शेल फर्निश द इंफॉर्मेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन किसको दे देगा? ट्रांसपोर्टर को दे देगा कि मैं पार्ट ए मैं फिलअप नहीं करूंगा, लेकिन मेरी सारी इंफॉर्मेशन तुम ले लो, क्योंकि तुम ही पार्ट ए फिलअप कर लेना, और पार्ट बी की डिटेल तो वो खुद ही फिलअप करेगा ही। तो इस सिचुएशन में ई वे बिल जनरेट तो कब माना जाएगा? जब तक पार्ट बी फिलअप नहीं होगा। तो ट्रांसपोर्टर ई वे बिल जनरेट करवा देगा, किस बेसिस पर? जो रजिस्टर्ड पर्सन ने इंफॉर्मेशन दी थी पार्ट ए भरने के लिए, पार्ट ए रजिस्टर्ड पर्सन ने फिलअप नहीं किया, पार्ट ए वाली डिटेल उसने ट्रांसपोर्टर को दे दी। डिटेल ये है, पार्ट ए वाली डिटेल मैं फिलअप नहीं कर रहा हूं, तुम इंफॉर्मेशन मेरे से ले लो, पार्ट ए वाला पार्ट भी तुम फिलअप कर लेना, और पार्ट बी वाला तो तुमको ही फिलअप करना है। तो ट्रांसपोर्टर ही सारा ई वे बिल खुद ही जनरेट करा लेगा, पार्ट ए पार्ट बी दोनों। ये बात तभी है जब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय रोड, उस केस में ही ट्रांसपोर्टर को अथोराइज किया गया है कि वो ई वे बिल जनरेट कर सकता है। इससे रीजन क्या होगा? ऐसे ही फैसिलिटी दे रखी है, ऐसे ही फैसिलिटी दे रखी है ट्रांसपोर्टर को। देखिए जो भेज रहा है अधिकतर सप्लायर ई वे बिल जनरेट करता है, फिर दूसरा बोला रेसिपिएंट भी कर सकता है, और अब क्या बोला? ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है। इसलिए मैंने शुरू में ही बोल दिया आपको कि सप्लायर, कंसाइनर, रेसिपिएंट, कंसाइनी या ट्रांसपोर्टर सब लोग ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। अब एक बात और बताऊं, ट्रांसपोर्टर ई वे बिल जनरेट तभी करा पाएगा जब उसका एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर होगा, जो बात आपने अकाउंट्स और रिकॉर्ड सेक्टर में पढ़ी।
ट्रांसपोर्टर एनरोल्ड होगा, रजिस्टर्ड नहीं कह रहा हूं मैं। अगर वो एनरोल्ड है तो ही वो ई वे बिल जनरेट करा पाता है। अगर वो एनरोल्ड नहीं है जीएसटी के पोर्टल पर तो फिर वो ई वे बिल जनरेट नहीं करा पाएगा। अब तो इतनी सारी बात जो बोली उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, ई वे बिल कौन कौन जनरेट करा सकता है? कंसाइनर करा सकता है, कंसाइनी करा सकता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चाहे ओन व्हीकल में हो रहा है, चाहे हायर्ड कन्वेंस में हो रहा है, चाहे रेलवे के थ्रू हो रहा है, एयर के थ्रू हो रहा है, वेसल के थ्रू हो रहा है, मतलब आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी है, कंसाइनर करा सकता है, कंसाइनी करा सकता है। फिर ट्रांसपोर्टर करा सकता है कि नहीं? ट्रांसपोर्टर सिर्फ एक केस में ई वे बिल जनरेट करा सकता है, जब ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड हो रहा हो, ठीक है। और कंसाइनर ने मना कर दिया मैं जनरेट नहीं कराऊंगा, कंसाइनी ने भी मना कर दिया मैं जनरेट नहीं कराता, तो ट्रांसपोर्टर के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। वो ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी बन जाएगी फिर कि वो ई वे बिल जनरेट करे, और वो जनरेट करने की लायबिलिटी तो तभी आएगी जब गुड्स की कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 को एक्सीड करे, ठीक है। फिर ये बात भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 को एक्सीड नहीं करती तो फिर ई वे बिल जनरेट करना ऑप्शनल है। अगर आपके गुड्स की कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से कम है तो फिर ई वे बिल जनरेट कराना ऑप्शनल हो जाता है। अब एक खास बात, क्या एक अनरजिस्टर्ड पर्सन भी ई वे बिल जनरेट करा सकता है या नहीं? यहां पर बोला है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन भी अगर गुड्स का मूवमेंट कर रहा है तो वो चाहे तो ई वे बिल जनरेट करा सकता है, उसका ई वे बिल जनरेट कराना ऑप्शनल है। तो अब एक नई कहानी निकलकर सामने आई कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन भी ई वे बिल की साइट पर जाकर एज एन आउटसाइडर कि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं लेकिन मैं गुड्स का मूवमेंट करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस बात का, इस मूवमेंट ऑफ गुड्स का फुल डिस्क्लोजर गवर्नमेंट को हो, इसलिए मैं ई वे बिल जनरेट कराना चाहता हूं। तो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन भी ई वे बिल जनरेट करवा सकता है, ठीक है। फिर एक लैंग्वेज यूज हुई थी, मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉस्ट, हु इज कॉजिंग, लैंग्वेज क्या थी ऊपर, हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो एक अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात बोली थी कि सप्लायर रजिस्टर्ड है, वो दूसरे स्टेट में इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, सामने जो रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है, तो बताइए उस केस में गुड्स का मूवमेंट कौन कॉज कर रहा है? तो उसकी बात यहां बोली है, वेयर गुड्स आर सप्लाइड बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। अब उल्टी बात कर रहे हैं हम, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। मेरे को एक बात बताइए, इस केस में क्या गुड्स का इंटर स्टेट मूवमेंट हो सकता है क्या? बोलो। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, गुड्स का इंटरस्टेट मूवमेंट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये बात तभी वैलिड होगी जब इंट्रा स्टेट होगा, इंट्रा स्टेट गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। अब सिचुएशन क्या है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। तो रेसिपिएंट चूंकि रजिस्टर्ड है तो हम रजिस्टर्ड पर्सन को बोलते हैं ना, रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो कौन गुड्स का मूवमेंट कर रहा है, कॉज कौन कर रहा है, किसको माने, कौन कॉज कर रहा है गुड्स का मूवमेंट? रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। गुड्स का मूवमेंट कौन करवा रहा है? रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, ऐसा मान लिया जाएगा। अब when it is not mandatory to furnish the detail of conveyance in part B, क्या बोल रहे हैं, पार्ट बी के अंदर दो डिटेल होती है, क्या होता है? पार्ट बी हम अधिकतर बोलते हैं ट्रांसपोर्ट डिटेल है। ट्रांसपोर्ट डिटेल में दो बातें, बिल्टिन नंबर और व्हीकल नंबर।
तो क्या बोल रहे हैं, कन्वेंस की डिटेल देना जरूरी नहीं है, मतलब ट्रक का नंबर लिखना जरूरी नहीं है। तो क्या ई वे बिल को तब भी वैलिड माना जा सकता है जब उसके पार्ट बी के अंदर व्हीकल नंबर की डिटेल नहीं है? तो क्या बोल रहे हैं, ई वे बिल वैलिड तभी है जब उसका पार्ट बी की इंफॉर्मेशन फिलअप हो। पार्ट बी की इंफॉर्मेशन फिलअप होगी तो ही आपका ई वे बिल जनरेट होगा, ईबीएन नंबर आएगा। ई वे बिल को कंप्लीट तभी माना जाता है जब दोनों पार्ट फिलअप हो, पार्ट ए पार्ट बी दोनों। लेकिन एक केस में आपको छूट दी है कि पार्ट बी की डिटेल देना जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ई वे बिल जनरेट करना जरूरी नहीं है, ई वे बिल तो आपको जनरेट करना पड़ेगा, लेकिन पार्ट बी की डिटेल देना जरूरी नहीं। अब देखो, दो अलग अलग बातें बोल रहा हूं। पहली बात तो मैंने बोली, पार्ट बी जब तक फिल नहीं करेंगे ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। अब दूसरी बात मैं बोल रहा हूं, एक पर्टिकुलर केस समझेंगे हम, उसमें आप पार्ट बी वाली डिटेल भले ही मत दो, पार्ट बी में भी सिर्फ डिटेल ऑफ कन्वेंस यानी ट्रक नंबर मत दो, बिल्टी नंबर तो देना पड़ेगा। कन्वेंस की डिटेल मत दो, मतलब ट्रक की डिटेल मत दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं ई वे बिल जनरेट मत कराओ, ई वे बिल तो जनरेट कराना पड़ेगा, उसके अंदर पार्ट बी के अंदर डिटेल ऑफ कन्वेंस मत दो। वो केस क्या है समझते हैं। क्या बोल रहे हैं, कन्वेंस की डिटेल जरूरी नहीं है पार्ट बी के अंदर। ई वे बिल जनरेट तो कराना है, लेकिन उसके पार्ट बी के अंदर डिटेल ऑफ कन्वेंस भले ही मत दीजिए। अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ अप टू 50 किलोमीटर्स विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इसका मतलब जब इंट्रा स्टेट मूवमेंट का मामला हो। अब इस सिचुएशन को मैं लिख के समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कंसाइनर है, कंसाइनर कंसाइनी को माल रवाना करना चाहता है, कंसाइनर कंसाइनी को माल रवाना करना चाहता है, इसके लिए उसने एक ट्रांसपोर्टर को माल दिया। ट्रांसपोर्टर ने बोला, माल बुक कराने के लिए तुमको मेरे पास आना पड़ेगा, माल लेकर आ जाओ। तो ये कंसाइनर ट्रांसपोर्टर के पास गया माल लेकर, माल की बुकिंग के लिए, कि उसके आगे ट्रांसपोर्टर कंसाइनी के पास माल ले जाएगा। ठीक है, अगर कंसाइनर से लेकर ट्रांसपोर्टर तक का डिस्टेंस 50 किलोमीटर से ज़्यादा का नहीं है, 50 किलोमीटर से ज़्यादा का नहीं है, और फिर ट्रांसपोर्टर जब कंसाइनी के पास ले जाएगा तो वहाँ से वहाँ तक का भी डिस्टेंस 50 किलोमीटर से ज़्यादा का नहीं है। तो इस सिचुएशन में, और ये माल जो है वो क्या है, इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो रहा है उसका, कंसाइनर के पास माल जो जा रहा है, कंसाइनर भेज रहा है कंसाइनी के पास, वो क्या होना चाहिए, इंट्रा स्टेट होना चाहिए, इंट्रा स्टेट मूवमेंट। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो पार्ट बी के अंदर डिटेल्स ऑफ कन्वेंस देने की जरूरत नहीं है। ई वे बिल बनाना तो पड़ेगा, ई वे बिल बनाना तो पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर पार्ट बी के अंदर बिल्टी की भी डिटेल देनी होगी, लेकिन ट्रक का नंबर देना जरूरी नहीं होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो माल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कंसाइनर के बिजनेस प्लेस से ट्रांसपोर्टर के बिजनेस प्लेस तक फर्दर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि ट्रांसपोर्टर आगे माल ले जाएगा। फिर अब एक खास बात और समझना, बीच में और लिखा है, और इस पर मैं अभी बात करूंगा। फिर ट्रांसपोर्टर के बिजनेस प्लेस से फाइनली वो कंसाइनी के प्लेस ऑफ बिजनेस पर जा रहा है। ठीक है, और इस पार्ट के लिए भी और इस पार्ट के लिए भी डिस्टेंस कितनी बोल रहे हैं, अप टू 50 किलोमीटर्स। ठीक है, तो उस केस में आपको डिटेल ऑफ कन्वेंस पार्ट बी के अंदर देना जरूरी नहीं है, ई वे बिल तो जनरेट करना है। ठीक है, अब ये मैं
ये बात पर ये जो और लिखा है, इस और लिखने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो, अब और लिखने का इम्पैक्ट ये पड़ रहा है, और लिखने का इम्पैक्ट ये पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 किलोमीटर के अंदर है, लेकिन इन दोनों के आपस का डिस्टेंस 50 किलोमीटर से ज्यादा का है, तो भी डिटेल ऑफ कन्वेंस देना जरूरी नहीं है। और लिखने का क्या इफेक्ट ये पड़ जाएगा, सोच के देखो। देखो, और लिखा है ना, मैं तो ये कह रहा हूं यहां तक की डिस्टेंस या तो 50 किलोमीटर के अंदर है, या यहां की डिस्टेंस 50 किलोमीटर के अंदर है, दोनों के बीच में और लिखा है। या तो यहां वाली डिस्टेंस 50 किलोमीटर के अंदर है, या यहां वाली डिस्टेंस 50 किलोमीटर के अंदर है। दोनों में से एक भी बात पूरी हो तो बोल रहे डिटेल ऑफ कन्वेंस नॉट रिक्वायर्ड। समझे? अब अच्छा, मैं इसको दूसरे तरीके से बोलता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टर आगे जो माल ले जाएगा वो 120 किलोमीटर आगे ले जाएगा, तो इस केस में भी आपको डिटेल ऑफ कन्वेंस पार्ट बी के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई? ये किस बात का इफेक्ट है? ये इस और का इफेक्ट है। अब आपने पार्ट ए पार्ट बी दोनों फिल कर दिए, तो आपको एक ईबीएन नंबर जनरेट होगा। मतलब आपका ई वे बिल जनरेट करने की प्रोसेस को तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आपका ईबीएन नंबर जनरेट हो। तो ई वे बिल की पोर्टल पर जब ई वे बिल जनरेट हो जाता है तो आपको एक यूनिक ईबीएन नंबर मिलता है। ठीक है, वो सबको मिल जाता है। जैसे ही ई वे बिल जनरेट हुआ तो सप्लायर, रेसिपिएंट, ट्रांसपोर्टर सबके पास ये ईबीएन नंबर आ जाएगा। देखो, पार्ट ए पार्ट बी के अंदर सप्लायर की भी डिटेल आ गई, रेसिपिएंट की भी डिटेल आ गई, ट्रांसपोर्टर की भी डिटेल आ गई। तो जैसे ही ईबीएन नंबर जनरेट हुआ, ईबीएन नंबर का नंबर जो है वो उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस आ जाएगा कि आपके नाम से ये ई वे बिल जनरेट हुआ है। फिर ये ईबीएन नंबर होता क्या है? ये 12 डिजिट का नंबर होता है जो कि क्यूआर कोड यानी बार कोड के फॉर्म में होता है, ताकि इसको क्विकली वेरीफाई किया जा सके। तो 12 डिजिट का एक तरीके से बार कोड फॉर्म में होता है ईबीएन नंबर। अब एक नई बात समझते हैं। एक ट्रांसपोर्टर माल ले गया, आपने एक ट्रांसपोर्टर को माल दिया, पार्ट ए पार्ट बी दोनों जनरेट हो गए, मतलब ई वे बिल जनरेट हो गया। आपने ई वे बिल की कॉपी भी दे दी, ट्रांसपोर्टर को माल भी दे दिया, इनवॉइस भी दे दिया, देकर उसको रवाना किया। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया या ब्रेक डाउन, ट्रक में कोई खराबी आ गई, तो ट्रक अब आगे जा नहीं पाएगा। तो अब क्या किया जाए? वही ट्रांसपोर्टर अपना दूसरा ट्रक भेजेगा। पहली सिचुएशन, वही ट्रांसपोर्टर अपना दूसरा ट्रक भेजेगा। फिर क्या होगा? पहले ट्रक से माल अनलोड करके दूसरे ट्रक में लोड किया जाएगा। तो बताइए, इस सिचुएशन में व्हीकल नंबर चेंज हो जाएगा। व्हीकल नंबर चेंज होने की वजह से क्या आपको पार्ट बी की डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी? क्या पार्ट बी ट्रांसपोर्ट डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। अब एक बात बताइए, वही सेम ट्रांसपोर्टर अपना दूसरा ट्रक भेजे, वही सेम ट्रांसपोर्टर अपना दूसरा ट्रक भेजे, या वो बोल दे मेरे पास ट्रक है ही नहीं, मैं दूसरा ट्रांसपोर्टर भेजता हूं, तो क्या रास्ते में ट्रांसपोर्टर तक भी बदल सकता है क्या? हाँ, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस इसीलिए बहुत परेशानियों वाला माना जाता है क्योंकि उसमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग बहुत ज्यादा होती है।
एक ट्रांसपोर्टर है, ट्रक के अंदर माल लोड करके गया, ठीक है, उसको अलग अलग जगह पर वो माल उतारना था। अब एक पर्टिकुलर एक ही पार्टी का थोड़ा सा ही माल बचा हुआ है, उसके लिए उसको आगे बहुत डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तो वो जाए क्या, उसके बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो वो क्या बोलता है, दूसरा कोई ट्रांसपोर्टर उस तरफ जा रहा है क्या? अगर कोई दूसरा ट्रांसपोर्टर उस तरफ जा रहा है तो मैं ये माल उसको हैंड ओवर कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा माल है वो आगे ले जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में इस तरीके से सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है। तो उस सिचुएशन में क्या ट्रांसपोर्टर भी बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है। तो क्या फिर अगर ट्रांसपोर्टर बदला तो भी क्या पार्ट बी की डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी? बिल्कुल। तो पार्ट बी की डिटेल अपडेट करनी पड़ सकती है। अब कोई बोले कि सर मेरे को तो पार्ट ए की डिटेल अपडेट करनी है, आप पढ़ा रहे हो पार्ट बी की डिटेल अपडेट करने का, कि ठीक है ट्रांसपोर्ट की डिटेल चेंज हो जाएगी, ट्रांसपोर्टर बदला है, ट्रक का नंबर बदला है, मतलब आप ये कहना चाहते हो पार्ट बी की डिटेल अपडेट हो सकती है। तो एज ए स्टूडेंट मैं आपसे पूछता हूं सर कि क्या पार्ट ए की डिटेल अपडेट कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते। पार्ट ए की डिटेल में अगर चेंज करने की नौबत आ रही है तो वो ई वे बिल जो जनरेट आपने किया था वो कैंसिल करना पड़ेगा और नया ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई ऐसा चेंज होता है जिसकी वजह से आपको पार्ट ए की डिटेल चेंज करनी पड़ती है तो फिर अपडेशन पॉसिबल नहीं है, फिर तो उस ई वे बिल का कैंसिलेशन ही होगा। ठीक है, लेकिन पार्ट बी की डिटेल अपडेट करनी है तो यस, आप पार्ट बी की डिटेल अपडेट कर सकते। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं एक कन्वेंस से गुड्स शिफ्ट हुआ, ट्रांसफर हुआ दूसरे कन्वेंस में। तो अगर एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में गुड्स ट्रांसफर हुआ तो उस सिचुएशन में कंसाइनर या रेसिपिएंट हु हैज प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए की डिटेल जिसने फिल की थी, या ट्रांसपोर्टर कोई भी, बिफोर सच ट्रांसफर एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में माल ट्रांसफर करने से पहले पार्ट बी की डिटेल अपडेट कर लेंगे। जीएसटी की पोर्टल इस ई वे बिल वाली पोर्टल पर आकर वो पार्ट बी की डिटेल अपडेट करेंगे। प्रैक्टिकली ये बार बार ऐसा करना भी पड़ सकता है। जैसे इन्होंने अभी एक पॉइंट बोला था कि सर पहले थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड हुआ, फिर थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर हुआ, फिर वेसल के थ्रू थोड़ा सा माल जो है फिर आगे गया, फिर बाय रोड हुआ। ठीक है, तो उन केसेस में क्या आपकी ट्रांसपोर्ट डिटेल बार बार बदलेगी? बदलेगी। तो क्या उस सिचुएशन में भी आपको पार्ट बी की डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी? यस, करनी पड़ेगी। तो ये बात आगे दे रखी है। In some cases, consignment are transported by the transporter through transshipment using multiple vehicles. क्या multiple vehicles यूज होंगे इसमें? जैसे मैंने बोला पहले माल का ट्रांसपोर्टेशन रोड पर हुआ, फिर एयर के थ्रू हुआ, फिर वेसल के थ्रू हुआ, फिर वापस रोड के थ्रू हुआ, वापस रोड के थ्रू हुआ। तो ओरिजिन टू डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, ओरिजिन टू डेस्टिनेशन तक पहुंचने में क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज हुआ? जब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज हुआ मतलब ट्रांसपोर्ट डिटेल चेंज हुई, तो इसका मतलब इस केस में आपको पार्ट बी की डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब प्रैक्टिकली क्या होता है, जिसको आपने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन दिया था बाय रोड वो आपका मेन ट्रांसपोर्टर है। देखिए, जो कंसाइनर होता है वो माल रवाना करने के लिए जो मेन ट्रांसपोर्टर है रोड के थ्रू वाला, उसको अप्रोच करेगा। ये आगे की सब कॉन्ट्रैक्टिंग तो ये वाला ट्रांसपोर्टर आगे से आगे करता रहेगा।
और इन तीनों स्टेजेस के लिए जिम्मेदार ट्रांसपोर्टर ये वाला ही माना जाएगा। क्यों? कंसाइनर इस मेन ट्रांसपोर्टर को ही जानता है। तो आगे जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार ये मेन ट्रांसपोर्टर ही माना जाएगा। अब तो माल का मूवमेंट हो रहा है यूजिंग मल्टीपल व्हीकल्स और कंसाइनमेंट सेम है। सेम कंसाइनमेंट अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में जा रहा है जब तक कि वो डेस्टिनेशन तक ना पहुंचे। तो ईच मूवमेंट के लिए ट्रांसपोर्टर को बार बार व्हीकल नंबर की डिटेल बदलनी पड़ती है। इसके लिए उसको पार्ट बी में डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी। तो वो पार्ट बी की डिटेल व्हीकल नंबर बार बार अपडेट करे। लेकिन एक बात और हम पढ़ेंगे, ये अपडेटिंग जो हो रही है वो ईवे बिल का एक वैलिडिटी पीरियड होगा, उसके बाद ईवे बिल एक्सपायर हो जाएगा। तो उस वैलिडिटी पीरियड के अंदर ही अपडेटिंग करना अलाउ है। हम पढ़ेंगे ईवे बिल का वैलिडिटी पीरियड। अपडेटिंग उसी टाइम के अंदर की जा सकेगी, उसके बाद नहीं। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया है। इसके लिए क्या है, पार्ट बी के अंदर एक ऑप्शन दिया है। पार्ट बी के अंदर एक ऑप्शन दिया है अपडेट व्हीकल नंबर। आप उस ऑप्शन पे क्लिक करो और व्हीकल नंबर अपडेट कर दो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बब्बन एसोसिएट्स जो गुड्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम कोचीन टू चंडीगढ़। अब कोचीन टू चंडीगढ़ माल जा रहा है, रास्ते में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बार बार बदलना पड़ेगा। थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन रोड पर होगा, थोड़ा सा शिप में, थोड़ा सा एयर और फिर दोबारा रोड पर। इसका मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बदलेगा। तो बब्बन एसोसिएट क्या करे, ये पहले ईवे बिल जनरेट कर दे। पहले क्या करे, सिर्फ रोड वाला जो ट्रांसपोर्टेशन है ट्रक का नंबर एंटर कर दे, ठीक है। और फिर जब ये शिप तक पहुंचेगा, पहले रोड पर चला, फिर शिप में जब चलेगा तो फिर शिप का व्हीकल नंबर अपडेट कर दे। फिर जब शिप से ये माल फिर एयर में जाएगा तो फिर पार्ट बी की डिटेल फिर अपडेट कर दे। और फिर जब दोबारा रोड पर चलेगा तो पार्ट बी में फिर ट्रांसपोर्ट डिटेल को अपडेट कर दे। तो ये सिस्टम इस तरीके से चलता रहेगा। इसके लिए पार्ट बी के अंदर आपको अपडेट व्हीकल नंबर का ऑप्शन दे रखा है। आप कितनी ही बार चाहे ट्रांसपोर्ट की डिटेल बदल सकते हो, पार्ट ए की डिटेल चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें हमने पढ़ा आप अपना गुड्स एक व्हीकल से एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में डाल रहे हो। अब एक और बात समझते हैं हम, असाइनिंग ईवे बिल टू अनदर ट्रांसपोर्टर। असाइनिंग ईवे बिल टू अनदर ट्रांसपोर्टर, ये वाली बात यहां से शुरू होती है। जो कंसाइनर है या रेसिपिएंट है, जिसने भी पार्ट ए वाली डिटेल फिल की है, या ट्रांसपोर्टर, वो ईवे बिल का नंबर असाइन कर सकते हैं टू अनदर रजिस्टर्ड और एनरोल्ड ट्रांसपोर्टर को असाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ईवे बिल नंबर असाइन होता है, कौन कर सकता है असाइन, कंसाइनर या रेसिपिएंट, जिसने भी पार्ट ए की डिटेल फिल की है, या ट्रांसपोर्टर भी असाइन कर सकता है। फॉर अपडेटिंग द इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी फॉर फर्दर मूवमेंट ऑफ द कंसाइनमेंट। लेकिन अब एक बात समझना, अगर एक बार पार्ट बी की डिटेल ट्रांसपोर्टर ने अपडेट की, एक बार पार्ट बी की डिटेल ट्रांसपोर्टर ने अपडेट की, तो कंसाइनर और रेसिपिएंट आगे वो ईवे बिल दूसरे ट्रांसपोर्टर को असाइन नहीं कर पाएंगे। क्या बोला, ये वाला पार्ट ढंग से समझिए। अगर पार्ट बी की डिटेल ट्रांसपोर्टर ने अपडेट की,
पहले क्या बोला, अपडेट कौन कर सकता है, पहले उस मुद्दे पर बात करते हैं। अपडेट कौन कर सकता है? पार्ट बी की डिटेल कंसाइनर भी अपडेट कर सकता है, रेसिपिएंट भी अपडेट कर सकता है, ट्रांसपोर्टर भी अपडेट कर सकता है। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर ने अपडेट की एक बार ट्रांसपोर्टर ने अपडेट की, तो उसके बाद अगर अपडेशन फिर करना है तो कंसाइनर और रेसिपिएंट का राइट खत्म हो जाएगा अपडेट करने का। ठीक है, इसका मतलब मैं यूं बोलूं, अपडेटिंग अगर एक बार भी ट्रांसपोर्टर ने की, अपडेटिंग अगर एक बार भी ट्रांसपोर्टर ने की, तो कंसाइनर और रेसिपिएंट का अपडेट करने का राइट खत्म। उसके बाद अगर फिर अपडेट करना है तो ट्रांसपोर्टर को ही करना है। ठीक है, इस बात को मैं इस तरीके से लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूं असाइनमेंट ऑफ ई-वे बिल को शॉर्ट में लिख देता हूं EWB फॉर अपडेशन, उसमें अपडेट करना है। तो कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? अगर फर्स्ट टाइम हो रहा है, फर्स्ट टाइम असाइनमेंट हो रहा है फॉर अपडेशन, तो कोई भी कर सकता है, कंसाइनर भी कर सकता है, कंसाइनी भी कर सकता है, कंसाइनर भी कर सकता है, कंसाइनी भी कर सकता है, और इवन ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है। तो मैं कह रहा हूं पहली बार ई-वे बिल अपडेट करने की नौबत आ रही है तो कोई भी अपडेट कर सकता है। लेकिन दूसरी बार सबसिक्वेंट असाइनमेंट अगर हो रहा है, सबसिक्वेंट असाइनमेंट अगर हो रहा है, सबसिक्वेंट असाइनमेंट हो रहा है, लेकिन इफ फर्स्ट टाइम असाइनमेंट ट्रांसपोर्टर ने किया था, इफ फर्स्ट टाइम असाइनमेंट अगर ट्रांसपोर्टर ने किया था, तो अब दूसरी बार उस डिटेल को अपडेट सिर्फ ट्रांसपोर्टर कर पाएगा। ठीक है, पहली बार कोई भी अपडेट कर सकता है, कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर, कोई भी। लेकिन अगर पहली बार ही ट्रांसपोर्टर ने अपडेट किया था तो फिर सब्सिक्वेंट असाइनमेंट ट्रांसपोर्टर ही कर पाएगा। हाँ, अगर देखिए फर्स्ट यहां पर ये बात तभी आएगी जब ये कंडीशन फुलफिल हो। फर्स्ट टाइम ट्रांसपोर्टर का असाइनमेंट किया हुआ था तो सब्सिक्वेंट भी ट्रांसपोर्टर कर पाएगा। इसका मतलब फर्स्ट टाइम अगर कंसाइनर कंसाइनी ने किया था अपडेट, तो सेकंड टाइम क्या कंसाइनर कंसाइनी कर पाएंगे? यस, कर पाएंगे। एक मिनट, मैं ये बात बोल रहा हूं, पहले ये पहली बार अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, अपडेट आप कितनी बार भी कर सकते हो, तो उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आप पहली बार अपडेट कर रहे हो। पहली बार अपडेट कोई भी कर सकता है, कंसाइनर भी कर सकता है, कंसाइनी भी कर सकता है, ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है। ठीक है, यहां तक बात खत्म। अब दूसरी बात, फिर अपडेट करना पड़ रहा है, इन जनरल कोई भी कर सकता है, इन जनरल कोई भी कर सकता है। अब देखो, अगर पहली बार अपडेट ट्रांसपोर्टर ने किया, पहली बार अपडेट ट्रांसपोर्टर ने किया, अब सब्सिक्वेंट फिर असाइनमेंट करना है तो कंसाइनर कंसाइनी तो कर नहीं पाएंगे।
लेकिन अगर पहली बार अपडेट कंसाइनर ने किया तो मुझे बताइए सब्सिक्वेंट असाइनमेंट क्या कंसाइनर कर पाएगा? कर पाएगा? उस केस में ट्रांसपोर्टर कर सकता है कि नहीं बताइए? कर सकता है, ट्रांसपोर्टर तो कर ही सकता है। चले अब एक केस समझते हैं, असाइनमेंट करने की नौबत क्यों आती है, मतलब अपडेट क्यों करनी है? असाइनमेंट का मतलब ही अपडेट है, ट्रांसपोर्ट डिटेल अपडेट करना मतलब असाइनमेंट करना। एक तरीके से यूं समझो, ये ट्रांसपोर्टर आगे माल नहीं ले जाना है, इसको ट्रांसपोर्टर एक स्टेज तक माल लेके आया, वो माल उसको आगे नहीं ले जाना है। तो जब वो दूसरे ट्रांसपोर्टर को माल हैंडओवर करता है, ट्रांसपोर्ट की डिटेल अपडेट करने की नौबत आती है। ठीक है, तो उसी को ही बोलते हैं हम अपडेशन करना या असाइनमेंट ऑफ ई वे बिल करना। इसको आप ऐसे समझो ना कि ट्रांसपोर्टर आगे माल नहीं ले जाएगा, तो अब वो दूसरे ट्रांसपोर्टर को माल देगा कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो वो ई वे बिल असाइन कर रहा है दूसरे को, ई वे बिल असाइन कर दिया। तो डिटेल अपडेट तो होगी पार्ट बी की, इसका मतलब असाइनमेंट ऑफ ई वे बिल और ई वे बिल में अपडेट करना सेम बात है। तो मेरे को एक सिचुएशन बताइए, फॉर एग्जाम्पल सिटी एक्स है, माल ले जाना है सिटी वाई और सिटी तो सिटी एक्स, सिटी वाई और सिटी जेड। अगर आपको बोला जाए कि सिटी एक्स से लेकर सिटी वाई तक माल ले जाएगा ट्रांसपोर्टर ए और सिटी वाई से लेकर सिटी जेड तक माल ले जाएगा ट्रांसपोर्टर बी, तो उस सिचुएशन में पार्ट बी की डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी। इसको मैं बोल दूं असाइनमेंट ऑफ ई वे बिल होगा ही। ठीक है, तो यहां पर CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, उसका क्लैरिफिकेशन, अगर कंसाइनर को माल रवाना करना है, कहां से कहां तक करना है माल रवाना, कंसाइनर तो सिटी एक्स से लेकर सिटी जेड तक माल भेजना चाहता है। कंसाइनर का ओरिजिन सिटी एक्स है और डेस्टिनेशन सिटी जेड है। माल भेजना है कंसाइनर को सिटी एक्स से लेकर सिटी जेड तक, लेकिन पता पड़ा कि सिटी एक्स से लेकर सिटी वाई तक ट्रांसपोर्टर ए माल ले जाएगा, फिर बाद में सिटी वाई से लेकर सिटी जेड तक ट्रांसपोर्टर बी माल ले जाएगा। तो उस सिचुएशन में बताइए ई वे बिल आपको 2 बार बनाना पड़ेगा क्या? कि कोई बोले सिटी एक्स से लेकर वाई तक का ई वे बिल अलग बना दो, फिर सिटी वाई से लेकर सिटी जेड तक का ई वे बिल अलग बना दो, क्या ऐसे आपको 2 ई वे बिल बनाने पड़ेंगे? नहीं, एक ही ई वे बिल बनाना है। फिर उसमें पहले आप क्या लिखोगे, ट्रांसपोर्टर ए की डिटेल लिखकर माल रवाना कर दोगे, फिर जब माल ट्रांसपोर्टर बी को दिया जाएगा आगे ले जाने के लिए, तो फिर पार्ट बी की डिटेल अपडेट कर दी जाएगी। तो ये क्लैरिफिकेशन समझ लिया आपने। अब आगे कंसोलिडेटेड ई वे बिल, एक नई बात, कंसोलिडेटेड ई वे बिल किस सिचुएशन में जनरेट किया जाए? फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रांसपोर्टर हूं और आप कंसाइनर हो, और मान लेते हैं कंसाइनर जो आप हो, आपकी क्वांटिटी 50, आप सब आए कि आपके ट्रक के थ्रू हमें ये माल ट्रांसपोर्टेशन में देना है। तो आप कंसाइनर 50 लोग हो
ये जो माल भेज रहे हैं इनके गुड्स की वैल्यू, कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 को एक्सीड कर रही है, तो इन्होंने अपना ई वे बिल बनाया, इंडिविजुअली अपना बनाया। ठीक है, इन्होंने ई वे बिल बनाया, इनका माल 20,000 तक का ही है, इन्होंने मेरे को ट्रांसपोर्टेशन में दिया। अब चूंकि इनका माल 50,000 से ज्यादा का नहीं है तो इन्होंने ई वे बिल जनरेट नहीं कराया। ठीक है, तो कुछ कंसाइनर ऐसे हैं जिन्होंने अपने माल को देखते हुए, कंसाइनमेंट वैल्यू को देखते हुए ई वे बिल जनरेट कराया। कुछ कंसाइनर ऐसे हैं जिन्होंने ई वे बिल जनरेट नहीं कराया। सबने आकर माल ट्रांसपोर्टेशन में आगे ले जाने के लिए मुझे बुकिंग में दे दिया। अब इस माल को मैं एक ही व्हीकल में लेकर जाऊंगा, मतलब मेरे व्हीकल के अंदर मेरा कन्वेंस तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट कंसाइनमेंट्स हैं। कुछ कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 को एक्सीड करती है, कुछ कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 को एक्सीड नहीं करती है। अब गवर्नमेंट मुझ ट्रांसपोर्टर को एक बात बोलेगी कि जितने कंसाइनर हैं जिन्होंने अपना इंडिविजुअली ई वे बिल बना दिया है, उनसे तो आप उनका इंडिविजुअली ई वे बिल ले लो। और फॉर एग्जाम्पल इनकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से कम थी, इन्होंने माल मुझे बुकिंग में दिया, इनका भी ई वे बिल इंडिविजुअली मैं जनरेट कराऊंगा पहले। ठीक है, जिन कंसाइनर्स ने जनरेट करवा दिया वो ठीक है, उनसे कॉपी ले लूंगा। जिन्होंने जनरेट नहीं कराया उनका वर्ड ध्यान से सुनना, उनका इंडिविजुअल ई वे बिल मैं ट्रांसपोर्टर जनरेट कराऊंगा। तो मेरे पास अब इंडिविजुअली कितने ई वे बिल हो गए? 50 हो गए। 50 कंसाइनर थे तो मेरे पास इंडिविजुअली 50 ई वे बिल हो गए। अब गवर्नमेंट बोलती है ट्रांसपोर्टर आप इतने 50 ई वे बिल का ध्यान नहीं रख पाओगे, तो आप एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनाओ। उस कंसोलिडेटेड बिल के ई वे बिल के अंदर आप क्या करोगे? जो ऑलरेडी ई वे बिल इंडिविजुअली जनरेट हो चुके हैं उनकी समरी डिटेल आप इस कंसोलिडेटेड ई वे बिल के अंदर लिख दो। ठीक है, अब कंसोलिडेटेड ई वे बिल से कई लोग ये समझ बैठते हैं कि कंसाइनर आप सब फ्री, आप मत बनाओ ई वे बिल, मैं गाड़ी के अंदर ले जाऊंगा माल तो मैं सबका ही एक ही ई वे बिल बना दूंगा। ऐसा नहीं है। इसका मतलब 50 कंसाइनर है तो 50 कंसाइनर का पहले इंडिविजुअल ई वे बिल जनरेट होगा। कंसोलिडेटेड ई वे बिल तो समरी शीट है, उसके अंदर गुड्स की डिटेल नहीं आएगी, उसके अंदर तो ऑलरेडी इंडिविजुअली जो ई वे बिल जनरेट हो चुके हैं उनकी डिटेल आएगी। तो अब आप बोलोगे ट्रांसपोर्टर पीछे क्या चौपाल लगी है कि डिस्कस करना है? तो मैंने बोला कि इंडिविजुअल ई वे बिल तो आपको जनरेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कौन जनरेट करेगा? ट्रांसपोर्टर। अब आप बोलोगे ट्रांसपोर्टर क्यों करेगा? ट्रांसपोर्टर ये अपने ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी क्यों लेगा? ट्रांसपोर्टर को बोल रहे हैं कि आप 50 ई वे बिल में से आपका एक भी अगर ई वे बिल खो गया तो रास्ते में अगर आपको चेकिंग के लिए इंस्पेक्टर मिला तो आप दिक्कत में आ जाओगे। तो बेटर है इन 50 ई वे बिल की जगह आप एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल साथ में कैरी करो बस। हाँ, एक मिनट, इनका कहना है ट्रांसपोर्टर कोई भी हो सकता है, रेलवे वाला भी हो सकता है, रेलवे वाला भी हो सकता है। उस सिचुएशन में कंसोलिडेटेड ई वे बिल के प्रोविजंस काम नहीं आएंगे। कंसोलिडेटेड ई वे बिल के प्रोविजंस तभी काम आएंगे जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड हो रहा हो। अगर रेलवे
एयरक्राफ्ट वेसल के थ्रू अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो कंसोलिडेटेड ई वे बिल की बात ही काम नहीं आएगी। एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल का प्रोविजन ही तभी काम आएगा जब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय रोड। लिखा हुआ है आगे, बता दूंगा हाईलाइट करके। तो कंसोलिडेटेड ई वे बिल कब बनाना होगा, इस पर बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ चुके हैं। तो कंसाइनर और कंसाइनी ने ई वे बिल जनरेट ही नहीं किया, ठीक है, और मैंने अपने ट्रक के अंदर माल जब लोड किया तो मैंने इतने कंसाइनर से माल बुक किया, अपने ट्रक के अंदर लोड किया, मेरे सारे कंसाइनमेंट्स की एग्रीगेट वैल्यू, मेरे सारे कंसाइनमेंट्स की एग्रीगेट वैल्यू अगर 50,000 को एक्सीड कर रही है तो मैं ट्रांसपोर्टर कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट करूंगा। अब देखिए बात आ गई सामने, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेलवे एयर वेसल। मतलब क्या, अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन रेलवे एयर और वेसल के थ्रू हो रहा है तो ये प्रोविजन काम नहीं आएगा, एक्सेप्शन में चला जाएगा। इसका मतलब ये काम कब आएगा, जब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड हो रहा हो, तो ही कंसोलिडेटेड ई वे बिल के प्रोविजंस काम आएंगे। और इंटर स्टेट सप्लाई का मामला हो, ट्रांसपोर्टर कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट करेगा। अब कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट करने से पहले क्या उसको इंडिविजुअली ई वे बिल जनरेट करने पड़ेंगे? अब इस ट्रांसपोर्टर के सामने कुछ कंसाइनर ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ई वे बिल जनरेट कर चुके हैं, वो कॉपी दे देंगे, और कुछ कंसाइनर ऐसे हैं जिनके कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा नहीं है तो उन्होंने जनरेट नहीं किया है, तो उनका भी इंडिविजुअल ई वे बिल ट्रांसपोर्टर को पहले जनरेट करना पड़ेगा। अगर 50 कंसाइनर हैं उसमें से 20 कंसाइनर ऐसे हैं जिन्होंने ई वे बिल जनरेट नहीं किया, 30 कंसाइनर ऐसे हैं जिन्होंने ई वे बिल जनरेट किया, तो जिन 30 ने जनरेट किया है उनसे कॉपी ले लेंगे, बाकी 20 जिन्होंने जनरेट नहीं किया उन 20 का इंडिविजुअल ई वे बिल ट्रांसपोर्टर पहले बनाएगा। तो क्या हो जाएगा, उसके पास 50 इंडिविजुअल ई वे बिल हो जाएंगे। उसके बाद तो वो पहले इंडिविजुअल ई वे बिल बनाए, एंड वो चाहे तो, ये कंसोलिडेशन वाली बात ऑप्शनल है, ये सिर्फ उसको फैसिलिटी के लिए है कि वो 50 ई वे बिल साथ में कैरी करेगा, उसके बजाय वो एक ही डॉक्यूमेंट कैरी करे। अगर वो एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना चाहता, मैं क्यों बनाऊं कंसोलिडेटेड ई वे बिल, मैं क्यों बनाऊं? ठीक है, मत बना, ये ऑप्शनल प्रोविजन है। मे ऑल्सो, वो कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना सकता है, तो किस फॉर्म में बनाना होगा, EWB02, मतलब इंडिविजुअल ई वे बिल EWB01 में बनाए जाएंगे और कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनाना पड़ेगा EWB02 में, और ये भी कॉमन पोर्टल पे आकर बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात हमने और समझी थी, अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन ईसीओ और कोरियर एजेंसी के थ्रू हो रहा है तो एक बात हमने जो पढ़ी थी, पार्ट ए की डिटेल ईसीओ और कोरियर एजेंसी भी दे सकती, पढ़ा था ऐसा, चैप्टर के शुरू में ही आया था ऐसा कि अगर ईसीओ और कोरियर एजेंसी के थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो पार्ट ए की डिटेल ये ईसीओ और कोरियर एजेंसी भी फिल कर सकते हैं। कानून में ऐसा प्रोविजन तो बना दिया, लेकिन ये प्रोविजन अभी तक इनएक्टिव है। तो मैंने लिख दिया है, ये बात जो प्रोविजो में बोली गई थी, ये प्रोविजो अभी तक इफेक्टिव नहीं हुआ है। इसका मतलब अभी हम ये बात ध्यान ना भी रखें तो चलेगा, अभी तक ये प्रोविजो इफेक्टिव तो नहीं हुआ है। बोला क्या था, पार्ट ए की डिटेल, अगर आप गुड्स का मूवमेंट कर रहे हो ईसीओ और कोरियर एजेंसी के थ्रू तो पार्ट ए की डिटेल ईसीओ और कोरियर एजेंसी भी फिल कर सकती है, लेकिन ये प्रोविजो अभी तक इफेक्टिव नहीं हुआ है। अब ई वे बिल जो कंसोलिडेटेड जनरेट हुआ,
ये क्या बात की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि ट्रांसपोर्टर जो है वो अपने साथ मल्टीपल कंसाइनमेंट ले जाता है सिंगल व्हीकल में। सिंगल व्हीकल के अंदर वो मल्टीपल कंसाइनमेंट्स ले जाता है। तो वो अपने साथ एक सिंगल डॉक्यूमेंट अगर कैरी करना चाहे, वो अलग अलग ई वे बिल साथ में कैरी नहीं करना चाहता, तो वो अपने साथ सिर्फ से एक सिंगल डॉक्यूमेंट कैरी कर सकता है, कंसोलिडेटेड ई वे बिल। अब ये बनाने के लिए उसको काफ़ी सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ सकता है। तो ऑप्शनल प्रोविज़न है, ज़रूरी नहीं है कि वो कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनाए। क्यों? इसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा काम बढ़ जाएगा। मैंने जैसे एग्जांपल दिया, 50 कंसाइनर हैं, उसमें से 30 ने अपना ई वे बिल जनरेट किया है, 20 ने नहीं किया है। तो उन 20 का पहले इंडिविजुअल ई वे बिल बनाओ, फिर पूरे के पूरे 50 ई वे बिल का कंसोलिडेशन करो, तो उसका बर्डन बढ़ जाता है। तो वो चाहे तो कंसोलिडेशन ना करे, चलेगा। ठीक है। अच्छा, रास्ते में इंस्पेक्टर पकड़ेगा कि आपके पास कंसाइनर तो हैं 50 और आपके कंसाइनर तो हैं 50 और आपके पास ई वे बिल 30 कंसाइनर्स के ही हैं। बाकी के 20 कंसाइनर का क्या? आप जवाब दे सकते हो उनके इनवॉइसेस दिखाकर कि उनकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए उन्होंने ई वे बिल नहीं बनाए। तो कंसोलिडेटेड ई वे बिल एक तरीके से ट्रिप शीट है, और उसके अंदर क्या डिटेल होती है? जो डिफरेंट ई वे बिल जनरेट हुए टोटल 50, उनकी समरी डिटेल होगी। ठीक है, कि ये सारे बिलों का माल, इन सारे कंसाइनमेंट का माल मैं वन व्हीकल के अंदर ले जा रहा हूं। अब मुझे बताइए, 50 ई वे बिल इंडिविजुअली जनरेट हुए, क्या उनका वैलिडिटी पीरियड अलग अलग चलेगा? मैंने बोला हर ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड होता है। वैलिडिटी पीरियड क्या होता है आगे चलकर हम समझेंगे। मतलब आपका ई वे बिल आपने बनाया, एक टाइम लिमिट तक ही वैलिड रहेगा, उस टाइम लिमिट के निकल जाने के बाद वो ई वे बिल एक्सपायर माना जाएगा। तो ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड से मतलब क्या है? आपने ई वे बिल बनाया, माल ओरिजिन से रवाना हुआ, उस वैलिडिटी पीरियड के अंदर माल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना चाहिए। ओरिजिन से रवाना हुआ माल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए उस ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड के अंदर। नहीं पहुंचा तो हम उस ई वे बिल के वैलिडिटी पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, जब उसका वैलिडिटी पीरियड खत्म हो रहा है, हमें पता पड़ रहा है कि उसका ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड खत्म हो रहा है, हम उसके वैलिडिटी पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक बात ये। दूसरी बात, हमें पता ही नहीं पड़ा और ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड खत्म हो गया, तो अब क्या नया ई वे बिल बनाना पड़ेगा? तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं, ई वे बिल का हमने माना वैलिडिटी पीरियड होता है, और हमने ये भी आपको ऑप्शन दिया कि आप इस वैलिडिटी पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकते हो। लेकिन एक्सटेंड इन जनरल कब करोगे? वो वैलिडिटी पीरियड खत्म होने से पहले आप उस वैलिडिटी पीरियड को एक्सटेंड करोगे। लेकिन आपको पता नहीं पड़ा और कुछ रीजन की वजह से आपका वैलिडिटी पीरियड खत्म हो गया ई वे बिल का। फॉर एग्जाम्पल, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कुछ एक लोग उस एक्सीडेंट में मारे गए। अब आप इस बात की चिंता करोगे कि मेरे को ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड एक्सटेंड करना है, या जिन लोगों को कुछ लगा है उनको हॉस्पिटल पहुंचाओगे? अब उनको हॉस्पिटल पहुंचाने के चक्कर में आपका इधर ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड खत्म हो गया। अब सवाल पैदा होता है, ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड खत्म हो गया तो क्या मेरे को नया ई वे बिल बनाना होगा? तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं, आपका ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड खत्म हो गया है, आपका ई वे बिल मर चुका है, आप इस मुर्दे में जान फूंक सकते हो 8 घंटे के अंदर। 8 घंटे के अंदर आप ई वे बिल एक्सपायर हो चुका है,
उसका वैलिडिटी पीरियड खत्म हो चुका है, उसके 8 घंटे के अंदर आप इस ई वे बिल को जिंदा कर सकते हो, मुर्दे में जान फूंक सकते हो। आगे बातें आएंगी वो। तो ई वे बिल का कहने का मतलब हर ई वे बिल 50 कंसाइनर है, 50 ई वे बिल जनरेट हुए सपोज, तो हर ई वे बिल का अलग अलग वैलिडिटी पीरियड होगा। अब सवाल यह है, कंसोलिडेटेड ई वे बिल जो आपने बनाया, क्या उस कंसोलिडेटेड ई वे बिल का इंडिपेंडेंट कोई वैलिडिटी पीरियड होगा क्या? नहीं, उस कंसोलिडेटेड ई वे बिल का कोई इंडिपेंडेंट वैलिडिटी पीरियड नहीं होगा। फिर फर्दर इंडिविजुअल कंसाइनमेंट स्पेसिफाइड इन कंसोलिडेटेड ई वे बिल, वो अपने अपने इंडिविजुअल ई वे बिल के अंदर लिखे हुए वैलिडिटी पीरियड के अंदर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाने चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? उन इंडिविजुअल ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड अलग अलग ही चलेगा, और उन कंसाइनमेंट के अंदर 50 ई वे बिल हैं, 50 ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड अलग चलेगा, और माल ओरिजिन से रवाना हुआ, अपने अपने डेस्टिनेशन तक इस माल को पहुंचाना पड़ेगा जब तक ई वे बिल एक्सपायर ना हो। अब कमेंट, एग्जाम में ये बात इनडायरेक्ट तरीके से पूछी गई, मल्टीपल इनवॉइसेस कैन नॉट बी क्लब्ड टू जनरेट वन ई वे बिल। मेरे को एक बात बताइए, आप 3 बिलों के थ्रू माल भेज रहे हो, 3 बिल बनाए आपने, उन बिलों के थ्रू आप माल रवाना कर रहे हो, आपके मल्टीपल इनवॉइसेस हैं। अब आपके मन में आएगा कि मैं 3 बिल हैं तो मैं 3 ई वे बिल बनाऊं या एक ही ई वे बिल बना दूं? तो गवर्नमेंट यहाँ पर बोल रही है, अगर आपके इनवॉइसेस मल्टीपल हैं तो आपका ई वे बिल एक नहीं रह सकता। इसका मतलब क्या? अगर आपके 3 इनवॉइसेस एक ट्रक में जा रहे हैं तो आपको 3 ई वे बिल बनाने पड़ेंगे। 3 इनवॉइस 3 ई वे बिल, मतलब हर इनवॉइस का एक अलग अलग ई वे बिल बनाना पड़ेगा। इफ द मल्टीपल इनवॉइसेस आर इशूड बाय द सप्लायर टू रेसिपिएंट, अब कोई बोले सप्लायर भी एक ही है, रेसिपिएंट भी एक ही है, सप्लायर भी एक ही है, रेसिपिएंट भी एक ही है, लेकिन 3 बिलों के थ्रू माल रवाना हो रहा है। सप्लायर भी एक ही पार्टी है, रेसिपिएंट भी एक ही पार्टी है, 3 बिलों के थ्रू माल रवाना हो रहा है, तो क्या इस केस में भी 3 ई वे बिल बनाने पड़ेंगे? हाँ, एक, इसका मतलब ई वे बिल पर इनवॉइस होता है, एक इनवॉइस ई वे बिल, एक ई वे बिल, ठीक है। तो देन मल्टीपल ई वे बिल हैव टू बी जनरेटेड, आपके 3 बिल हैं, आपको 3 ई वे बिल बनाने पड़ेंगे। फॉर ईच इनवॉइस 1 ई वे बिल हैज टू बी जनरेटेड, ठीक है। आपके भले ही सेम कंसाइनर कंसाइनी हो, चाहे डिफरेंट कंसाइनर कंसाइनी हो, एक बिल एक ई वे बिल बनेगा, एक इनवॉइस एक ई वे बिल बनेगा। फिर हाउएवर आफ्टर जनरेटिंग ऑल दीस ई वे बिल्स, आपके पास 50 कंसाइनर के ई वे बिल हो गए, उसके बाद आप 1 कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना सकते हो, ठीक है, ताकि आपको एक ही डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करना पड़े। इसका मतलब कोई ये नहीं बोल सकता 50 कंसाइनर हैं, ट्रांसपोर्टर कह रहा है तुम अपने अपने ई वे बिल बनाओगे, मत बनाओ, तुम सबका मैं कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना देता हूं। ऐसा हो नहीं सकता, पहले इंडिविजुअल ई वे बिल बनेंगे, उसके बाद कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनेगा। अब मुझे एक बात बताइए, जब हमने ई इनवॉइस की बात की थी, तब हमने एक बात और की थी कि ई इनवॉइस बनाते वक्त अगर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कुछ और भी दे दो तो ई इनवॉइस के साथ साथ ही ई वे बिल भी बन जाएगा। तो ई इनवॉइस और ई वे बिल साथ साथ ही बन जाएंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, साथ बने चाहे नहीं बने, आपने ई वे बिल बनाया,
कौन सी पोर्टल पे जाके बनाया? ई-वे बिल gst.gov.in। वहाँ से डिटेल ऑटो पॉपुलेट होके, जैसे आप सप्लायर हो, सप्लाई करते वक्त ई-वे बिल जनरेट करते हो, तो ई-वे बिल की पोर्टल पे जाके आपने बोला कि मैंने 100 इनवॉइस बनाए हैं, मेरे 100 सप्लाई के ट्रांजैक्शन है, मैंने हर बिल का ई-वे बिल बनाया है। कई लोग क्या बोलते हैं, सोचते हैं कि 50,000 से एक्सीड कर रही है वैल्यू तो ई-वे बिल बनाऊं, नहीं तो नहीं बनाऊं। और कुछ सप्लायर ऐसे हैं, हमारे यहाँ से बिल बनेगा 50,000 से कम का हो चाहे ज़्यादा का हो, कम का होने पर ई-वे बिल बनाना ऑप्शनल है ना, हम तो बना देंगे तब भी। उससे उनको फैसिलिटी क्या मिलेगी? उन्होंने हर सप्लाई के ट्रांजैक्शन का ई-वे बिल जनरेट किया है। ई-वे बिल की वेबसाइट से उनके ये सारी सप्लाई की डिटेल ऑटो पॉपुलेट होके उनके GSTR1 के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और उन्हें अपना GSTR1 अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, या हम बोले स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, अलग से बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। बस उनको तो GSTR1 जाके खोलना है, उधर तैयार पड़ा है सारा, बट हाँ उधर कंफर्म का बटन तो दबाना पड़ेगा कि हाँ ये सारे हमने ई-वे बिल बनाए थे, हमने इसको अपने सेल्स रजिस्टर से चेक कर लिया है, मैच कर रहा है, कंफर्म। ठीक है, तो सारी डिटेल आपने जो पार्ट ए के अंदर फिल अप की थी रजिस्टर्ड सप्लायर ने, वो आप यूज कर सकते हो अपना GSTR1 तैयार करने में। ठीक है, अच्छा, ई-वे बिल बना तो कम्युनिकेशन अनरजिस्टर्ड सप्लायर है या अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है? ई-वे बिल बना है, इस बात का कम्युनिकेशन उन अनरजिस्टर्ड सप्लायर या अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को जाएगा कि नहीं? तो लिखा है जाएगा, भले ही वो अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है या रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है। अगर ई-वे बिल बना है तो उसकी डिटेल उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जाएगी, भले ही वो अनरजिस्टर्ड हैं तब भी। इनका कहना है इनवॉइस एक बना, डिलीवरी ऑफ गुड्स पार्ट्स में हो रही है। मान लीजिए एक इनवॉइस का माल 5 लॉट में सप्लाई किया जा रहा है, इनवॉइस एक है, उस इनवॉइस में मान लीजिए 100 kg है और 20 kg 20 kg 20 kg ऐसे 5 लॉट में आप माल रवाना करोगे। मैंने बोला ई-वे बिल पर इनवॉइस बनेगा, आपका इनवॉइस एक है इस केस में, तो ई-वे बिल भी एक ही बनेगा। हाँ जी, वो पार्ट इनवॉइसिंग की बात अलग है। जैसे इन्होंने एक बात सही बोली अभी, मेरे को पता है कि उस पार्टी को माल मुझे 100 kg रवाना करना है, ठीक है, मेरे पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन, मैं या तो पूरे 100 kg का इनवॉइस बना दूं और 20 kg 20 kg इस तरीके से माल रवाना करूं। फिर क्या होगा, जब पहला 20 kg रवाना करूंगा डिलीवरी चालान और ओरिजिनल इनवॉइस की कॉपी, ठीक है, वो लगानी पड़ेगी। दूसरा 20 kg रवाना करूंगा तो फिर डिलीवरी चालान, ऐसा कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये ऑप्शन हो सकता है क्या कि मैं 20 kg का इनवॉइस ही अलग बनाऊं, दूसरे 20 kg का इनवॉइस ही अलग बनाऊं। अगर मैंने 100 kg का ऑर्डर मिला हुआ है तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि 20 kg रवाना किया तो 20 kg का इनवॉइस बना ही दिया। अगर मैंने ऐसे किया तो मुझे 100 kg का ऑर्डर मिला था, 20 kg 20 kg का अलग अलग इनवॉइस बनाऊंगा तो मेरे को ई-वे बिल भी 5 बनाने पड़ेंगे। अगर मैंने इनवॉइस एक ही बनाया तो एक ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। फिर बात करते हैं कैंसिलेशन ऑफ ई-वे बिल। ई-वे बिल बना और बाद में पता पड़ा कैंसिल करना पड़ेगा। एक
यस, इन्होंने एक सही पॉइंट उठाया। माल धीरे धीरे जाना है, जैसे अभी जो एग्जांपल लिया हमने, माल धीरे धीरे जाना है, 20 केजी 20 केजी 20 केजी। अगर हमने एक इनवॉइस बनाया और फिर उसका ई वे बिल एक ही बना और 20 केजी आज रवाना हो गया और 20 केजी बाद में रवाना होगा, तो फिर तब तक हो सकता है उस ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड खत्म हो जाए। तो बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, 20 केजी का इनवॉइस अलग बनाओ, उसका ई वे बिल अलग बनाओ, ताकि उस ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड अलग चले। फिर 20 केजी का इनवॉइस अलग बनाओ, उसका ई वे बिल अलग बनाओ, ताकि उसका वैलिडिटी पीरियड अलग चले। अभी बात करेंगे हम ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड कितना रहता है। अभी उससे पहले बात करते हैं, आप ई वे बिल बना चुके हो मतलब पार्ट ए पार्ट बी दोनों फिलअप हो चुके हैं, आपका ईबीएन नंबर जनरेट हो चुका है। ईबीएन नंबर कितने डिजिट का होता है बोलो, 12 डिजिट का। और क्या बारकोड के फॉर्म में होता है? हाँ, ई वे बिल बनने पर ईबीएन नंबर जनरेट होता है, बन चुका है, पार्ट ए पार्ट बी सब हो चुका है, ईबीएन नंबर जनरेट हो चुका है। उसके बाद आप ई वे बिल कैंसिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको बायर ने ऑर्डर दिया 100 केजी माल रवाना करो, ठीक है। आपने बिल बनाया, इनवॉइस बनाया और माल ट्रक के अंदर, ट्रांसपोर्टर को बुलाया, ट्रक लेकर आओ। फैक्ट्री में वो ट्रक लेकर आया, आपने गुड्स लोड करवा दिया। माल रवाना होने से पहले बायर का फोन आया, ऑर्डर कैंसिल। अब बिल बन चुका है, ई वे बिल भी बन चुका है। अब क्या करना पड़ेगा, ये इनवॉइस भी कैंसिल होगा और ई वे बिल भी कैंसिल होगा। तो ई वे बिल हम कैंसिल कब तक कर सकते हैं, उसकी बात। ई वे बिल आपका जनरेट हो चुका है, लेकिन अब माल ट्रांसपोर्टेशन में नहीं जा रहा है, या ट्रांसपोर्ट आपने ई वे बिल के अंदर जो डिटेल फर्निश की थी उसकी डिटेल चेंज हो गई है। कैसे? पार्ट ए की डिटेल चेंज हुई। फॉर एग्जाम्पल, आपने इनवॉइस बनाया, पहले उसने ऑर्डर दिया था 100 केजी माल भेजो, तो आपने उतना इनवॉइस बना दिया। अब आप ट्रक में माल लोड कर चुके हो, माल रवाना होने वाला, इनवॉइस बन चुका है, ई वे बिल बन चुका है। अब बायर का कॉल आया कि 100 केजी मैंने पहले ऑर्डर दिया था, लेकिन मुझे 140 केजी चाहिए, ठीक है। अब आपके पास क्या ऑप्शन होगा, एक ई वे बिल बन चुका है आपका 100 केजी का, या तो 40 केजी का और बिल बनाओ और ई वे बिल बनाओ, या जो पहले बना चुके हैं बिल और ई वे बिल वो कैंसिल कर दें और बिल्कुल फ्रेश 140 केजी का इनवॉइस बनाए और ई वे बिल बनाए। तो इस तरीके से, लेकिन कब तक कैंसिल कर सकते हैं अगर कैंसिलेशन की नौबत आ रही है? पहला केस, आपका सप्लाई का ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है, माल जाएगा ही नहीं, बायर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, पहला केस। दूसरा केस, आप ई वे बिल बना चुके हो, उसके अंदर पार्ट ए की डिटेल चेंज हो रही है, क्वांटिटी चेंज हो रही है, 100 केजी के बजाय 140 केजी, या उसने बोला नहीं 100 केजी नहीं चाहिए, 80 केजी चाहिए, तो पार्ट ए की डिटेल चेंज होगी। तो अगर पार्ट ए की डिटेल में चेंज होगा तो आप अपडेशन नहीं कर पाओगे। उस सिचुएशन में क्या होगा, ई वे बिल आपको कैंसिल ही करना पड़ेगा। अब सवाल ये है, कैंसिल करना है तो उसकी कोई टाइम लिमिट है क्या? यस, जब भी ई वे बिल जनरेट हुआ, जनरेट करते हैं ना, तो किस टाइम पे जनरेट हुआ पूरी डिटेल आती है कि इतने घंटे, इतने मिनटों, इतने सेकंड पर ई वे बिल जनरेट हुआ है। जब से जनरेट हुआ 24 घंटे के अंदर आप कैंसिल कर सकते हो, 24 घंटे के अंदर कैंसिलेशन हो सकता है। लेकिन एक सिचुएशन एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप कैंसिलेशन नहीं कर सकते। क्या? आपका माल ट्रक में लोड हो गया, रवाना हो गया, रास्ते में उसको प्रॉपर ऑफिसर ने वेरीफाई कर लिया, हाँ बिल बन चुका है, माल जा रहा है, ये प्रॉपर ऑफिसर ने देख लिया है, उसके नोटिस में आ चुकी है ये बात, तो आप ये ई वे बिल अब कैंसिल नहीं कर पाओगे। तो अगर
ये वेरीफाई हो चुका है कि ये माल ट्रांजिट में जा रहा है, और वो बात हम आगे चलकर पढ़ेंगे रूल 138B में। रूल 138B में हम पढ़ेंगे प्रॉपर ऑफिसर आपके इस राह चलते गुड्स को वेरीफाई कर सकता है कि इसका इनवॉइस कहाँ है, इसका ई वे बिल कहाँ है, दिखाओ। तो अगर उसने वेरीफाई कर लिया, वेरीफाई अगर हो गया बाय प्रॉपर ऑफिसर, तो ये ई वे बिल कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है। फिर मैंने बोला ईबीएन नंबर जो जनरेट हुआ, आप पार्ट बी की डिटेल में अपडेट कर सकते हो। अब ये वैलिड रहेगा, एक बार जो ईबीएन नंबर जनरेट हुआ वो 15 दिन तक वैलिड रहेगा। मतलब 15 दिन तक आप पार्ट बी के अंदर डिटेल को चेंज कर सकते हो। एक बार ई वे बिल जनरेट हुआ, पार्ट बी के अंदर आप 15 दिन तक डिटेल चेंज कर सकते हो, पार्ट बी को अपडेट 15 दिन तक कर सकते हो। चलिए अब पढ़ते हैं ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड क्या होगा। ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड क्या होगा, उसको वैलिड हम, वो जनरेट हो चुका है, कब तक एक्सपायर होगा, मतलब उसका वैलिडिटी पीरियड क्या। तो रूल 138 सब रूल 10। अब इसमें दो वर्ड दे रखे हैं आपको कि हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो कार्गो मतलब माल जा रहा है, ये ओवर डायमेंशनल कार्गो है क्या, ओवर डायमेंशनल कार्गो, और क्या ये मल्टी मॉडल शिपमेंट है क्या। तो दो बातें हमें समझनी पड़ेगी, दो बातों के मीनिंग समझने पड़ेंगे कि ओवर डायमेंशनल कार्गो ओडीसी क्या होता है, और दूसरा एमएमएस क्या होता है, मल्टी मॉडल शिपमेंट क्या होता है। ठीक है। तो ओडीसी ओवर डायमेंशनल कार्गो को हम इस तरीके से समझते हैं। ओडीसी ओवर डायमेंशनल कार्गो कब बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रक है, ठीक है, इसका ये पीछे वाला पार्ट है, इसका ये पीछे वाला पार्ट है जहां पर गुड्स लोड होता है। ठीक है। अगर गुड्स को लोड किया गया और गुड्स एक सिंगल यूनिट है, गुड्स एक सिंगल यूनिट है, उसको इस ट्रक के अंदर इस तरीके से रखा गया, वो सिंगल यूनिट है और उसको इस तरीके से रखा गया। इसका मतलब वो जो सिंगल यूनिट है उसका कुछ पार्ट ट्रक के डायमेंशन से, ट्रक के स्पेस से थोड़ा सा बाहर निकल गया। ट्रक का खुद का जो स्पेस है, डायमेंशन है, उससे कुछ पार्ट बाहर निकल गया, तो इतना पार्ट एक्सेस है। ठीक है। और ये सिंगल यूनिट थी, तो हम बोलेंगे ये ओवर डायमेंशनल कार्गो है। बताइए इस केस में ई वे बिल अगर बना तो उसका वैलिडिटी पीरियड ज़्यादा होना चाहिए या कम। कारण इस ट्रक को थोड़ा ज़्यादा संभल कर, इस ट्रक ड्राइवर को थोड़ा संभाल कर ट्रक चलाना पड़ेगा। लेट पहुंचेगा, लेट पहुंचेगा, तो बताइए ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड इस केस में ज़्यादा मिलना चाहिए या कम। ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है। दूसरा केस हम पढ़ते हैं एमएमएस, मल्टी मॉडल शिपमेंट। मल्टी मॉडल शिपमेंट क्या होता है, जैसे मैंने बोला, आपने एक ट्रांसपोर्टर को दिया, पहले वो रोड से ले जाएगा, फिर वेसल से ले जाएगा, फिर एयर से ले जाएगा, फिर दोबारा रोड पर ले जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ओरिजिन से डेस्टिनेशन, जहां से माल रवाना हुआ, जहां तक जाएगा, बीच में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बदलेगा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बदलेगा। अब इसमें एक भी पार्ट अगर वेसल है,
एक भी पार्ट, अगर एक भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका वेसल है तो ये मल्टी मॉडल शिपमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो दो बातें, अगर ओडीसी का मामला है, ओवर डायमेंशनल कार्गो का मामला है, या मल्टी मॉडल शिपमेंट है, मुझे बताइए इसमें बार बार आपको माल उतारना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा, तो ईवे बिल का वैलिडिटी पीरियड ज्यादा मिलना चाहिए कि नहीं? ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, कारण इस केस में आप डिस्टेंस ज्यादा टाइम में भी डिस्टेंस कम ही कवर कर पाओगे। ठीक है, ये इस ट्रक को आपको संभाल के चलाना पड़ेगा, तो इसका मतलब आप कम टाइम पीरियड में नहीं, ज्यादा टाइम पीरियड में भी कम डिस्टेंस, ज्यादा टाइम पीरियड में भी कम डिस्टेंस कवर कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपका कार्गो इस तरीके का है, माल जो आप ले जा रहे हो, या तो वो ओवर डायमेंशनल कार्गो है या मल्टी मॉडल शिपमेंट है, इन विच एटलीस्ट वन लेग इनवॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप। इसलिए मैंने बोला कि कम से कम एक पार्ट क्या होना चाहिए, वेसल से जर्नी होनी चाहिए, शिप में होगी, इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए यहां पर बोला वन लेग इनवॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप। तो अगर आपका कार्गो का नेचर कैसा है, या तो वो ओडीसी के नेचर का है या वो एमएमएस के नेचर का है, तो आपको एक दिन मिलेगा, एक दिन मिलेगा 20 किलोमीटर को कवर करने के लिए। एक दिन में आपको 20 किलोमीटर का ट्रेवल कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब कोई बोले हमें 42 किलोमीटर्स तक जाना है, ओरिजिन से डेस्टिनेशन हमारा 42 किलोमीटर आ रहा है, तो ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक 42 किलोमीटर्स तक माल जाना है, तो मेरे को वैलिडिटी पीरियड, मैंने ई वे बिल जनरेट किया, उसका वैलिडिटी पीरियड कितना रहेगा। आगे बोला, देखिए हर 20 किलोमीटर के लिए एक दिन, हर 20 किलोमीटर के लिए एक दिन, तो पहले 20 किलोमीटर के कवर करने के लिए एक दिन मिला, दूसरे 20 दिन को कवर करने के लिए एक दिन मिला, बाकी बचा 2 किलोमीटर, बाकी बचा 2 किलोमीटर, तो उसके लिए भी आपको एक दिन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जर्नी कितनी कंप्लीट करनी थी, 42 किलोमीटर्स। आपको दिन कितने मिलेंगे, 1+1+1, 3 डेज में आपको जर्नी कंप्लीट करनी पड़ेगी। 42 किलोमीटर्स की जर्नी जो है ट्रेवल आपको 3 डेज में कंप्लीट करना है। आपका वैलिडिटी पीरियड इन 3 दिन के लिए वैलिड रहेगा, उसके बाद उसका टाइम खत्म, वो एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर हो जाएगा मतलब क्या, ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक माल इस टाइम के अंदर पहुंच ही जाना चाहिए, अगर नहीं पहुंच रहा है तो आपको वैलिडिटी पीरियड एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये तो स्पेशल केस हुआ। अगर नॉर्मल कार्गो है, वो ओडीसी और एमएमएस नहीं है, वो नॉर्मल कार्गो है, तो कितना बोल रहे हैं कि एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर आपको 200 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर लेनी है। क्योंकि नॉर्मल कार्गो है तो आपको ज़्यादा फास्ट चलना है। ठीक है, तो एक दिन के अंदर 200 किलोमीटर ट्रेवल कर लेना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपको 342 किलोमीटर्स की जर्नी करनी है, ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक 342 किलोमीटर बनता है अगर, तो पहले 200 किलोमीटर्स तक की जर्नी एक दिन में, फिर बाकी कितना बचा, 142, 142 ये जर्नी आपको एक दिन में कंप्लीट कर लेनी है। इसका मतलब 2 दिन के अंदर आपको 342 किलोमीटर्स का ट्रेवल कंप्लीट कर लेना है। 2 दिन के अंदर आपको ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक माल लेकर पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो आपका इस ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब एक खास बात और, पहले तो बताया ये वैलिड कितने दिन तक रहेगा, 2 दिन 3 दिन, लेकिन अब एक खास बात जो ध्यान से समझनी पड़ेगी, और अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो बिल्कुल आप गलत ही समझ बैठोगे। ध्यान से सुने, टेक्निकल पॉइंट है।
ये 2 दिन 3 दिन की शुरू कब से होंगे? वैलिड 2-3 दिन तक रहेगा, लेकिन ये वैलिडिटी पीरियड क्या ई वे बिल बनते ही शुरू हो जाएगा टाइम अप? ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनना, आपका वैलिडिटी स्टार्ट कब से होगा ढंग से समझना। मैंने दिन को ई वे बिल बनाया, 4:12 पर मैंने ई वे बिल बनाया दिन को, ठीक है। अगर मैं शाम को बनाऊं ई वे बिल 6:45 पर या 9:30 पर, मेरा वैलिडिटी पीरियड शुरू होगा जब रात के 12 बजेंगे। रात के 12 बजे से मेरा वैलिडिटी पीरियड शुरू होगा। इसका मतलब पूरे दिन में मैं ये ई वे बिल कभी भी बनाऊं, पूरे दिन में मैं ई वे बिल कभी भी बनाऊं, मेरा वैलिडिटी पीरियड रात के 12 बजे से शुरू होगा। रात के 12 बजे गली में हुल्लड़ मचे तो रात के 12 बजे से वैलिडिटी पीरियड शुरू होगा, ठीक है। अब मैंने शाम को बनाया, शाम को 6:45 पे बनाया, रात को 9:30 बनाया, तो भी शुरू तो रात के 12 बजे से होना है, ठीक है। कोई बोले सर ये शाम की बात छोड़ो, मैंने तो रात को 12 बजे 12:04 पे बनाया। मैंने देखिए रात के 12 बजे अगला दिन शुरू हो गया था। अब ये पूरा दिन जब खत्म होगा, इसकी मिडनाइट आएगी, तब से मेरा वैलिडिटी पीरियड शुरू होगा। बात समझ आई? अब ये ऐसा कहाँ लिखा है? देखिए ऐसा यहाँ लिखा है कि वैलिडिटी पीरियड कहाँ से शुरू होगा? रेलेवेंट डेट से शुरू होगा। वैलिडिटी पीरियड दिनों में चलेगा, लेकिन वो शुरू कहाँ से होगा? तो वो बोला रेलेवेंट डेट से शुरू होगा, और रेलेवेंट डेट को नीचे डिफाइन कर दिया, मीन्स द डेट ऑन विच ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड, ठीक है। एंड द वैलिडिटी पीरियड शेल बी काउंटेड। ध्यान से सुनो, वैलिडिटी पीरियड काउंट कैसे होगा? फ्रॉम द टाइम एट विच ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड एंड ईच डे शेल बी काउंटेड। एक एक दिन की काउंटिंग कैसे शुरू होगी? एज द पीरियड एक्सपायरिंग एट मिडनाइट, पहले रात के 12 बजने तो, ऑफ द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ ई वे बिल। जब भी ई वे बिल जनरेट हुआ उसके जब से रात के 12 बजे, तब से आपका वैलिडिटी पीरियड शुरू माना जाएगा। समझे? ओवर डायमेंशनल कार्गो का मीनिंग आपको बताया था। क्या बताया था? कि एक सिंगल इनडिविजिबल यूनिट है जिसको अलग नहीं कर सकते, वो रखी हमने ट्रक के अंदर, और वो एक्सीड कर रही है ट्रक के डायमेंशनल लिमिट्स को। ट्रक के जो डायमेंशंस है, ट्रक का जो स्पेस है, उससे भी उस सिंगल यूनिट का कुछ पोर्शन बाहर जा रहा है, उसको हम बोलेंगे ओवर डायमेंशनल कार्गो। ओवर डायमेंशनल कार्गो का मतलब ओवरलोडेड से नहीं है। आपने कुछ ट्रक ऐसे देखे होंगे, जैसे ये ट्रक का जो पिछला पार्ट, इसमें धान ले जा रहे हैं और ऊपर से कवर किया हुआ है और ऐसे हो रहा है ये पीछे से, ये ओवरलोडेड है, ये ओवरलोडेड है, ये ओडीसी नहीं है, ओवरलोडेड है। मल्टी मॉडल ये बता दिया जिसमें कम से कम एक पार्ट शिप का होना चाहिए, पहले रोड फिर शिप फिर एयर फिर रोड, तो एक पार्ट कम से कम शिप वाला होना चाहिए। अब एक और बात समझते हैं। मैंने बताया था वैलिडिटी पीरियड ई वे बिल बन चुका, वैलिडिटी पीरियड को आप एक्सटेंड कर सकते हो।
तो कमिश्नर में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ गुड्स। आपका ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड बढ़ सकता है, लेकिन वो कौन से गुड्स के लिए बढ़ेगा, उन गुड्स को नोटिफाई कमिश्नर करेगा, ठीक है। लेकिन अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ एक्सेप्शनल नेचर, अगर बहुत ही इमरजेंसी आन पड़ी तो, और गुड्स अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा नहीं, तो ट्रांसपोर्टर चाहे तो ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड एक्सटेंड कर सकता है। और इसके लिए उसको क्या करना होगा, ट्रांसपोर्टर वैलिडिटी पीरियड एक्सटेंड कर सकता है, इसके लिए उसको क्या करना होगा, पार्ट बी की डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी। पार्ट बी की डिटेल अपडेट करता रहे, जब भी वैलिडिटी पीरियड खत्म होने वाला है उससे पहले वो डिटेल अपडेट कर दे, ठीक है। अपडेट कब कर पाता है, जब पार्ट बी की डिटेल चेंज करनी पड़े। चेंज कब करनी पड़ती है, जब ट्रांसपोर्टर वगैरह चेंज हुआ या व्हीकल नंबर चेंज हुआ, ठीक है। किसी का ई वे बिल का टाइम पीरियड मैंने बोला एक्सपायर हो गया, ई वे बिल मर चुका है। मैंने पहले क्या वर्ड यूज किए, मैंने बोला ई वे बिल मर चुका है, ये मुर्दा हो गया है, और आप 8 घंटे के अंदर इस मुर्दे को जिंदा कर सकते हो। अरे पहले तो कर ही सकते हो, वैलिडिटी पीरियड खत्म नहीं हुआ है, आप वैलिडिटी पीरियड एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन खत्म होने के बाद भी 8 घंटे तक आप इस ई वे बिल को दोबारा रिवाइव कर सकते हो, वैलिडिटी पीरियड आपका एक्सटेंड हो जाएगा। 8 घंटे निकल चुके हैं एक्सपायरी के बाद भी। अब कुछ स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि सर आप ये तो नहीं कहना चाहते कि वैलिडिटी पीरियड 8 घंटे बढ़ जाएगा। मैंने ऐसे नहीं बोला, वैलिडिटी पीरियड 8 घंटे बढ़ेगा। मैंने बोला वैलिडिटी पीरियड निकलने के बाद आप वैलिडिटी पीरियड कितना भी बढ़ा सकते हो, लेकिन 8 घंटे के अंदर ही बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, कंसाइनर ने ट्रांसपोर्टर को माल दे दिया फ्राइडे को, फॉर एग्जांपल कंसाइनर ने बुकिंग करा दी, ट्रांसपोर्टर के पास जाके फ्राइडे को माल ले जाना है, ठीक है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से ट्रांसपोर्टर बोलता है आपने भले ही मेरे को माल फ्राइडे को दे दिया, लेकिन मैं मंडे को ले जाऊंगा, पड़ा रहे माल भले ही मेरे पास, मैं तो मंडे को ले जाऊंगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर आप पार्ट ए पार्ट बी दोनों ही फ्राइडे को बनाकर रख दोगे तो आपका वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, फ्राइडे को आप सिर्फ पार्ट ए की डिटेल फिलअप कर दो और मंडे को ट्रांसपोर्टर को बोल दो जब भी ले जाए पार्ट बी की डिटेल तू ऐड करना, पार्ट बी की डिटेल तू फिलअप करना। इससे क्या होगा, वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट ही कहां से होगा, मंडे से, क्योंकि आपका ई वे बिल कंप्लीट ही कब माना जाता है, जब आप पार्ट ए पार्ट बी दोनों की डिटेल फिल करते हो। तो पार्ट ए की डिटेल सप्लायर फिल कर दे, पार्ट बी ट्रांसपोर्टर पे छोड़ दे, तो जब भी ले जाएगा मंडे को ले जाएगा तो मंडे को अपडेट करेगा, तो ई वे बिल कंप्लीट ही कब माना जाएगा, उसका वैलिडिटी पीरियड ही कब से शुरू होगा, मंडे से। तो ये बात सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन में बोली। कंसाइनर ने ट्रांसपोर्टर को माल दिया फ्राइडे को, ट्रांसपोर्टर उसको मंडे को ले जाना चाहता है, तो ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड कब से कैलकुलेट होगा, इसमें बोला जब तक पार्ट बी की डिटेल फिलअप नहीं होगी पहली बार, तब से वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। तो पार्ट बी की डिटेल, पार्ट ए की डिटेल भले ही आप फ्राइडे को बना दो और ट्रांसपोर्टर को बना के दे दो, और ट्रांसपोर्टर पार्ट बी की डिटेल फिल खुद करे और वो मंडे को करे, ताकि उसका ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड भी मंडे से स्टार्ट हो। इस बात पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, फटाफट मुझे बताइए ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड कब तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन बैंक। तो वैलिडिटी पीरियड बताना है आपको ई वे बिल का
फॉलोइंग केसेस, हर केस अलग अलग है। पहला केस, ई वे बिल जनरेट हुआ 1 अगस्त को, इस टर्म्स में लिख दिया, जिसका मतलब यह है दिन के 3:24 पर ये ई वे बिल बना है। अब मुझे बताइए, ये ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड 1 दिन कंप्लीट होने के लिए कब से शुरू होगा? रात के 12 बजे से, मतलब 2 अगस्त के मिडनाइट से। आप ज्यादा स्पेसिफिक बन के भी लिख सकते हो कि 1 अगस्त से 2 अगस्त की जो मिडनाइट है, क्योंकि बोलने में कई लोग उसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी वाली, 2 तारीख की जो अगली रात आएगी या 1 तारीख के बाद जो रात आएगी, उसमें भी कंफ्यूज होते हैं। तो मेरा कहना है कि इस सिचुएशन में कौन सी वाली रात देखेंगे? मैं 1 दिन कब से कंप्लीट मानूं? बोलो, 1 दिन में कब कंप्लीट मानूं? बोलो, आपका 1 दिन शुरू कब से होगा? पहले तो ये सोचिए, 1 अगस्त की रात को आपका 1 दिन शुरू होगा, वो कंप्लीट कब होगा पूरा 1 दिन? 2 तारीख की रात को। ठीक है, तो मैं इस तरीके से बोलूं 2 तारीख की रात को, तो 2 तारीख की रात कौन सी? 2 अगस्त और 3 अगस्त के बीच वाली जो रात है, ऐसा। चलिए फिर दो सिचुएशन में मैं साथ उठाता हूं। ई वे बिल बना 18 मार्च को, सिचुएशन नंबर बी। सिचुएशन नंबर सी में भी ई वे बिल बना 18 मार्च को, टाइम मैंने चेंज कर दिया। एक तो बना 18 मार्च को सुबह 12:04 पर। सुबह बोलूं, 18 अगस्त की सुबह 12 बजे के बाद, रात के 12:04 पर। ठीक है, तो 18 तारीख शुरू हो गई है। ठीक है, आप इस टाइम बनाओ, चाहे 18 तारीख को रात को बस 2 मिनट खत्म होने, 18 तारीख खत्म होने में रात को 2 मिनट बचे थे, तब बनाओ। क्या आपका वैलिडिटी पीरियड एक ही टाइम पर खत्म होगा, चाहे सिचुएशन नंबर बी हो चाहे सी हो? बिल्कुल। आपका 18 तारीख की रात आएगी, तब से आपका वैलिडिटी पीरियड शुरू होगा। 18 तारीख की रात आएगी, तब से वैलिडिटी पीरियड शुरू होगा ना। तो इस सिचुएशन में आपका 1 दिन कंप्लीट कब होगा? जब 19 से लेकर 20 तारीख की मिडनाइट होगी, तब 1 दिन मानेंगे कंप्लीट। समझ आ गई बात? फिर अगला केस, ई वे बिल जनरेट हुआ है ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए 42 किलोमीटर। तो बताइए, 42 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए कितने दिन चाहिए आपको? 20 और बाकी 2 किलोमीटर, तो 3 दिन चाहिए। 20 किलोमीटर के लिए 1 दिन, 20 किलोमीटर के लिए दूसरा दिन, बाकी के 2 किलोमीटर के लिए 1 दिन, तो 3 दिन मिलेंगे आपको ट्रेवल टाइम के लिए। अब लास्ट केस, ई वे बिल जनरेट हुआ 12 फरवरी को, ओवर डायमेंशनल कार्गो का मामला है। ओवर डायमेंशनल कार्गो का मामला है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है और एक्सटेंशन नहीं लिया गया है। तो बताइए कैसे कंप्लीट करें? ओवर डायमेंशनल कार्गो के केस में आपको 1 दिन में कितने किलोमीटर कवर करना है? 20। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेशन करूं बताइए? 12 फरवरी को ई वे बिल जनरेट हुआ, ठीक। दिन कितने चाहिए बताइए? ओवर डायमेंशनल कार्गो के केस में 5 दिन चाहिए। 5 दिन चाहिएंगे। 100 किलोमीटर की जर्नी, 20 5 बार, ये 5 दिन चाहिए। वो 5वां दिन शुरू कब से होगा? 12 तारीख की रात से शुरू। ठीक है, कंप्लीट कब होगा बताइए?
सही है या इधर कोई गलती है बताइए। आंसर ई का सही है या गलत? गलत है। टू बी कंटिन्यूड।